जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ हम फिजिक्स के पहले चैप्टर के कुछ पॉइंटों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये 10वीं के पहले चैप्टर का शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो उसमें हमने लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। तो चलिए इस लाइन को हम लोग समझते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब क्या होता है कि प्रकाश उस वस्तु पर के वहाँ से रिटर्न होकर के हमारी आँखों तक पहुँचती है। तो उसके दौरान प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप हमारी आँखें उनको देखने की अनुभूति कर लेती हैं। जब प्रकाश नहीं उपस्थित होगा तब हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे रात को जब हम किसी वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं तो प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे हमने इमेज बनाया है, ये बुक है, और इसको हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश इस पर करके, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सूर्य बना दिए और इससे प्रकाश निकलेगी और इस वस्तु पे पड़ेगी, तो यहाँ से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुँचेगी जब प्रकाश, तभी हम इस वस्तु को देख पाएंगे। यदि यहाँ से टकराने के बाद हमारी आंखों तक प्रकाश नहीं पहुँच पाती हैं तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, चाहे उस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ता हो या न पड़ता हो। जैसे यहाँ पे एक आम ले लिए हैं, आम पे भी प्रकाश की किरण पड़ती है और उस आम से टकरा करके प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तभी हम उस आम को देख पाते हैं या कोई भी वस्तु को। चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग वो होती हैं जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को भी गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी जा सकती है, वायु में भी जा सकती है, कांच से भी जा सकती है। तो इसलिए यह वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देखना असंभव है। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्रकाश क्या है इसके बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत उन सारी वस्तुओं को कहते हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है उत्तर में, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बल्ब हो गया, दीपक, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, इन सभी से प्रकाश निकलती है, इसलिए हम इसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जैसे बल्ब, दीपक, मोमबत्ती आदि, सूर्य, अन्य तारे इत्यादि हम लिख दिया है, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक पॉइंट, दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? दीप्त या प्रदीप्त लिखा होगा या दीप्तिमान लिखा होगा, तो इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पदार्थ बोलते हैं। यानी कि वो सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब आदि, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होती है, बल्ब से भी उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ, चौथा क्वेश्चन आ गया, अदीप्त पदार्थ किसे बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, अदीप्त पदार्थ किसे बोलते हैं?
तो जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं या अदीप्तिमान बोलते हैं या अप्रदीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पत्थर हो गया, पत्थर से कभी प्रकाश नहीं निकलता। पेन, ईंट, किताबें आदि, आप लोग कुछ भी आपके सामने में जो कुछ भी होगा, कुर्सी होगा या कोई और चीज़ जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम लोग अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए, आशा है कि आपको दीप्त पदार्थ और अप्रदीप्त पदार्थ में अंतर और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब 5वां क्वेश्चन आ गया, पारदर्शी पदार्थ के बारे में लिखिए। मतलब पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल? तो उसका उत्तर हमने लिखा है पारदर्शी पदार्थ के आगे, जिन पदार्थों से प्रकाश बिना रुके आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, स्वच्छ जल, वायु, स्फटिक। देखिए, पारदर्शी पदार्थ हम लोग उन पदार्थों को बोलते हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ग्लास है। ग्लास के एक तरफ हम लोग टॉर्च का जब रोशनी डालते हैं तो वो रोशनी आगे की तरफ इस साइड आ जाता है। देखिए आगे लिखा है प्रकाश बिना रुके आर पार निकल जाता है। तो इसलिए कांच क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। स्वच्छ जल, आप पानी को भी आप स्वच्छ जल रहेगा तो उस पर आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की किरण उनको पार करते हुए आगे की ओर चली जाएगी। इसलिए स्वच्छ जल भी पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। वायु में भी जब हम वायु में किसी प्रकाश की किरण को गमन कराते हैं तो आसानी से आर पार चल जाती हैं, इसलिए वायु भी है, स्फटिक भी है। चलिए, आशा है कि आप लोग को पारदर्शी पदार्थ क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ गया अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिस पदार्थ के आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएगी उन सारी पदार्थों को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे उत्तर में हम लोग लिखे हैं, जिन पदार्थों से प्रकाश का कोई अंश भी आर पार नहीं निकल पाता उसे हम अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, लकड़ी हो गया, दीवार, पत्थर, धातु इत्यादि। देखिए आप उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? लकड़ी का एक ब्लॉक है, टुकड़ा है, जिसके एक साइड से हम लोग प्रकाश की किरण डालते हैं तो दूसरी ओर प्रकाश की किरण नहीं निकल पाती है। इस कारण इसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। चलिए, हमको आशा है कि आप लोग अपारदर्शी पदार्थ के बारे में भी जान गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होते हैं? हम लोग उन वस्तुओं को पारभासी बोलते हैं जिससे आंशिक रूप से, यानी कि कुछ भाग प्रकाश का आर पार तो होता है लेकिन सारी नहीं, तो उनको हम लोग पारभासी पदार्थ बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट मटेरियल। देखिए यहाँ पे टॉर्च से हम लोग प्रकाश डाले हैं तो ये घिसा हुआ कांच है, इसके आर पार सारी प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे हम लोग पारभासी पदार्थ में रख देते हैं। इसका आप उत्तर पढ़िए एक बार, जिन पदार्थों, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जिन पदार्थों से प्रकाश का कुछ अंश या थोड़ा सा भाग ही आर पार निकल पाता है उसे पारभासी पदार्थ बोलते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़, बैलून का रबर, आँख की पलक, दूध, कुहासा। आप इन सारी वस्तुओं से जब प्रकाश की किरण को आर पार करने की कोशिश करेंगे तो प्रकाश की सारी किरणें आर पार नहीं हो पाएगी,
इसलिए इसको हम लोग पारभासी पदार्थ में रख देते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि हाँ, आप लोगों को पारभासी पदार्थ भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किरण तथा किरण पुंज क्या है? व्हाट इज रे और व्हाट इज द बीम ऑफ लाइट? तो देखिए, किरण, प्रकाश की आप सिर्फ एक किरण को स्टडी करेंगे, प्रकाश की सिर्फ जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो आप उनकी केवल एक पाथ को फॉलो करने वाले को लेंगे तो उसको हम लोग किरण बोलते हैं। यहाँ पर लिखे, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप एक ही को कंसीडर करेंगे तो किरण हो गया, और जब बहुत सारी प्रकाश की किरण को कंसीडर करेंगे तो उसको हम किरण पुंज बोलेंगे। जे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, मतलब ग्रुप ऑफ रे। ग्रुप ऑफ रे को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए, किरण क्या हो गया, आप एक को कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश की अनेक किरणों का समूह जो एक साथ मिलकर चलते हैं, किरण पुंज कहलाता है। देखिए, यहाँ पे कई सारी प्रकाश की किरणें हैं जिसको हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज आगे में लिखा है, प्रकाश की अन्य किरणों का समूह जो एक साथ चलता है। तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा किरण और किरण पुंज क्या होते हैं। आप एक सरल रेखा का बात करेंगे तो वो किरण हो गया, और बहुत सारी सरल रेखाओं को जब एक साथ स्टडी करेंगे तो उसको हम किरण पुंज बोलेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। चलिए, एक एक करके इन तीनों को स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, जो कि हम लोग पीछे स्टडी किए हैं। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों क्या है वो स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन में एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैलती हुई आगे जा रही है। तो जब ऐसा कंडीशन बने कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई आगे की ओर जाएगी, तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में डाइवर्ज लिखा हुआ है, डाइवर्जिंग, तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, मतलब आगे की ओर फैलती हुई जा रही है। आगे की ओर किरण के बीच की दूरी बढ़ जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे अब दूसरे केस में आ जाते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होते हैं? समांतर किरण पुंज में देख लीजिए, सारी प्रकाश की किरणें एक साथ बराबर दूरी पर आगे जा रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब ही वही होता है कि 2 रेखाओं के बीच दूरी समान हो, सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 लाइन आप कहीं भी कंसीडर, 2 लाइन को कहीं से भी आप दूरी डिस्टेंस मापेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज का उदाहरण आप एक कंसीडर कर सकते हैं, सूरज की प्रकाश, क्योंकि वो समांतर रूप से आते हैं। और यहाँ पे अब तीसरा कंडीशन में देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, तो अपसारी का रिवर्स है, अपसारी का टोटली उल्टा। मतलब वो क्या करता था, अपसारी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई आगे जा रही थी, यहाँ पे किरणें एक बिंदु पर आके मिल जाती है, मतलब बहुत सारी किरण प्रकाश की आकर के एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल रही है। तो
क्या हुआ, वहाँ पर तो फैलती हुई जा रही थी, यहाँ दूरी कम होते होते एक बिंदु पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं। अभिसारी किरणपुंज इसी को हम लोग बोलते हैं। मतलब बहुत सारी किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। तो आपको तीनों के बीच क्या अंतर है समझ में आया होगा, आशा करते हैं। हम फिर से एक बार बताते हैं। पहला में क्या है, एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। दूसरा में समांतर किरणपुंज, जब दो लाइंस के बीच की दूरी समान हो हर एक जगह तो हम लोग उसे समांतर किरणपुंज बोलेंगे। अभिसारी किरणपुंज क्या है कि बहुत सारी किरण जब एक बिंदु पर आके मिल जाती है, मिलती कैसे है कि उनके बीच की दूरी, किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटते घटते एक पॉइंट पर आकर पूरे सारी पॉइंटें मिल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। चलिए आशा करते हैं आप लोग को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग बने रहिए। अब आगे के वीडियो में आप लोग को आगे का सारे पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे इसी तरह। थैंक यू।